हेलो। आज की कहानी कानून की बेबसी। इसे पाइप्रा राधाकृष्णन ने लिखा है और ये मलयालम से हिंदी में ट्रांसलेट की गई है। आज के ज़माने में सरकारी नौकरी कोई निकम्मी चीज़ नहीं है, इसलिए ही मैंने इतना बर्दाश्त किया। कितनी परीक्षाएं तथा इंटरव्यू से गुजरना पड़ा। उसके बाद आयोग ने इस विभाग के निम्न श्रेणी लिपिक के पद पर मुझे नियुक्त करने की सिफारिश की है और मुझे कार्ड भेजने का कदम उठाया है। इन परिस्थितियों में एक बेरोजगार युवक की मन स्थिति में से मैं कैसे गुजरा। हल्के रंग का कार्ड मिलने का वह दिन पिछले ही दिन के समान मुझे याद है। मैं खुशी से उछल पड़ा। इस भाग्योदय से घर वालों को अपार आनंद हुआ। ईश्वर की स्तुति में उन्होंने प्रार्थना की। खासकर मुझे मिट्टी संरक्षण विभाग में नियुक्ति मिली है। वह एक बेहतर विभाग है। सुविज्ञ सूत्रों ने बताया है, यह विशाल क्षेत्र है। ऊपर उठने की काफ़ी गुंजाइश है। तेज बहने वाले पहाड़ी पानी वाले किसी इलाके में नियुक्ति की संभावना का ख्याल कर मैं उधर ही रहूँगा। दफ्तर पुराना होगा किंतु 2 मंजिला मकान होगा। ऊपरी मंजिल में सड़क के आमने सामने वाले कमरे में मुझे जगह मिलेगी। चालू होते समय बिजली के पंखे की आवाज़ आएगी, तब भी मुझे क्या कुछ चैन नहीं मिलेगा। अपने लिए एक मेज, कुर्सी, अलमारी और उसकी चाबियां मिलना कोई छोटी सी बात नहीं है। सच बताऊं तो मेरे घर पे भी इतनी सुविधाएं नहीं हैं। क्या उल जलूल सपने देख रहा है। अगर कोई ऐसा तर्क करेगा तो उसको सरासर बेबुनियादी साबित करते हुए जिम्मेदारी से पंजीकृत नियुक्ति पत्र मिलेगा। आखिर खुशी से कांपते हाथों से मैंने वह नियुक्ति पत्र खोलकर पढ़ा। उसका अंतिम निष्ठुर वाक्य भी मैंने पढ़ा। इसके प्राप्त होते ही 15 दिनों के अंदर हाजिर होना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूर्व सूचना के बिना नियुक्ति पत्र अवैध हो जाएगा। बहुत सालों की मेहनत मनौती के बाद मिलने वाली नौकरी है। इसमें जल्दी हाजिर न होकर क्यों 15 दिन की बात सोचनी है। ये सब सरकार की औपचारिक मजाकें होंगी, इनको गंभीरता से नहीं लेना है। यही सोचकर मैंने अपने आप को आश्वस्त किया। मुझे इस बात का भी पता चला कि एक दूसरा अपूर्व सौभाग्य भी मुझे आश्वस्त दे रहा है। बचपन से ही मुझे अपरिचित भूभागों में घूमने फिरने की तीव्र लालसा थी। मुझे पहाड़ी जिले के पुलमन्ना मिट्टी संरक्षण क्षेत्रीय कार्यालय में नियुक्ति मिली है, तो लगता है कि मुझे और मेरी इच्छाओं को जानकर ही ऐसा किया गया है। नियुक्ति पत्र मैंने बार बार पढ़ा। मेरा ही नाम व पता उस पर छपा है। यह पता बदल कर आया आदेश नहीं है। फिर मैंने ही अपने आवेश को नियंत्रित किया। अब मैं अपने को याद दिलाता रहा कि वस्तुत मैं एक सरकारी कर्मचारी हूँ। अब अतिरेक से कुछ नहीं करना चाहिए। पूर्ण आत्मसंतोष से मैं पुलमन्ना बाजार में बस से उतरा। हाथ में चमड़े का बैग, काले डिजाइन वाली कमीज और पतलून पहनी है। बाजार की छोटी छोटी चाय दुकानों पर जुटे लोग मुझे विस्मय से देखने लगे। उन अपरिष्कृत नज़रों का मुकाबला करते हुए मैं दुकानदार के पास गया। आत्मगौरव से एक सिगरेट खरीद के सुलगाते हुए मैंने उससे मिट्टी संरक्षण कार्यालय के बारे में पूछा। मैंने बताया कि मुझे उधर नियुक्ति मिली है। यह बात सुनते ही दुकानदार में जैसे फुर्ती आई। मर्तबानों के पीछे आलस से भरा बैठा दुकानदार खड़ा हो गया। उसने नाम धाम और पहले की नौकरियां आदि के बारे में पूछा। नया कार्यालय दिखाने के लिए वह खुद बाहर आया। दूसरी दुकानों के बरामदों में एक नए शिकार की ताक में बैठे बाजार के स्थायी आदमी कुछ दूर तक मेरी गतिविधियों को देख रहे थे। इस दुकानदार को भी अभिमान का एहसास हुआ। उसने वह प्रकट भी किया। यह उल्लेखनीय और परोपकार का मौका उसे ही मिला है। हम इमारत के नज़दीक पहुँचे तो हम फिर मिलेंगे जैसे तसल्ली का वाक्य बोलकर उसने विदाई ली। पहले बायां पैर रखकर ऐश्वर्यपूर्वक मैं दफ्तर के बरामदे में आया। बरामदे के मध्य में एक दरवाज़ा है। बीच वाले रास्ते के दोनों ओर दरवाजे हैं। पहले दरवाजे से आगे बढ़कर मैंने दूसरे की ओर झांका। कमरा ज़्यादा बड़ा नहीं है। 3-4 आदमियों की सीटें हैं। मैंने अंदाज़ा लगाया एक अवश्य सुपरिटेंडेंट की होगी, क्योंकि उधर बहुत फाइलें पड़ी हुई हैं। कॉलिंग बेल, मेजपोश, हाथ वाली कुर्सी, उस पर टिकी टावल आदि बातें उस कुर्सी की खूबियों को प्रकट कर रही थी। किंतु सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। इससे मैं कुछ निराश हुआ। मैं उस दरवाजे को छोड़कर दूसरे दरवाजे की ओर चल पड़ा। उसके ऊपर एक नाम पट लगाया हुआ था, मिट्टी बहाव निवारण क्षेत्रीय अधिकारी।
इसलिए आसानी से बात समझ गया। उस दरवाजे पर एक छोटा सा दरवाज़ा भी फिट हुआ था। उस कमरे और उसमें बैठे अफसर के पद की गंभीरता प्रकट हो गई थी। क्या अफसर भीतर होंगे? चपरासी भी नहीं आया। ऐसी हालत में अफसर को क्यों तलाशना है? अगर समय की पाबंदी आदमी हैं तो उन्हें पहले आकर फाइल देखने की आदत है, तो इस प्रकार के विचार मुझे परेशान करने लगे। आखिर उस दुष्प्रेरणा का शिकार होकर मैंने हाफ डोर से झांकने का निर्णय किया। सिर नीचा करके देखने वाला था कि इतने में आहट सुनी। मैंने मुड़कर देखा, कोई आ रहा है। सौभाग्यवश मेरे झुकने का दृश्य किसी ने नहीं देखा। सुपरिटेंडेंट के कथन का निचोड़ इतना ही है, मौजूद माहौल में मुझे उधर नौकरी में दाखिल कराने में कानून अनुकूल नहीं है। मुझे जिला ऑफिस से संपर्क करना पड़ेगा। मुझे नौकरी में दाखिला कराने का आदेश उधर से ही भेजना है। कहने की जरूरत नहीं है कि यह सुनकर मुझे बहुत निराशा हुई। सुपरिटेंडेंट के सहयोगियों ने बताया कि उनके कानूनी रवैये में भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सुपरिटेंडेंट के सुझावों को हाथ जोड़कर शुक्रिया देकर मैं उधर से चला। कमरे से बाहर आया तो मेरे मन में अफसर के मिलने की उम्मीद हुई, किंतु मैं उस हालात को आगे नहीं बढ़ सका। इतने में एक वरिष्ठ अफसर कमरे से बाहर आया। बरामदे में आकर उन्होंने मेरा नाम धाम वगैरह पूछा। उसके बाद उपदेश के लिहाज से बताया कि मुझे अविलंब जिला ऑफिस से संपर्क करना है। इस मामले में मुझे और भी फुर्ती और होशियारी दिखानी है। इस अफसर से बातें करते समय पास के कमरे में दरवाजे से होकर मेरी संयत नज़र एक खूबसूरत टाइपिस्ट पर पड़ी। उसने मेरे मामले में हिचक प्रकट नहीं की थी, फिर भी नौकरी में दाखिला होने की जल्दबाजी में मेरे मन ने ऐसी हल्की बातों पर ध्यान नहीं दिया। जिला ऑफिस में मुझे उम्मीद से भी ज़्यादा उदार स्वीकार सत्कार मिला, खासकर काले फ्रेम और बड़े गालों तथा नुकीली नज़र वाले अफसर से। उन्होंने कर्मचारियों को बेरहम और गलत कार्रवाइयों की टीका टिप्पणी की। उन्होंने आगे कहा कि वह मेरा क्षेत्रीय कार्यालय में ही दाखिला कर सकते हैं। इस प्रकार के सुझाव के साथ मुझे इधर भेजने का मकसद उन्हें दुरूह लगता है। उन्होंने मुझे उपदेश दिया कि मुझे उदास न होकर लौटना है। अभी काफ़ी दिन है, इसलिए नौकरी में दाखिला कराने के लिए उन्होंने कहा। यह बात भी उधर बता देनी है। जिला अफसर के उदार उपदेशों के बलबत्ते पर मैं उधर से लौटा। पुनः मैं क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर हो गया। तभी मामले की पेचीदगी से मैं ज़्यादा अवगत हो गया। जिला अफसर के शाब्दिक सुझाव तृणवत हैं। उन्हें बातों को कागज पर लिखकर एक आदेश का रूप देना है, तब हमारी हालत ठीक ठाक हो जाएगी। पूर्वोद्धरणों को उद्धृत करके ऑफिस सुपरिटेंडेंट ने ये सारी बातें कही। हाँ, मुझे एक बार और जिला ऑफिस जाना पड़ेगा और कागजी तौर पर कदम उठाना है। जिला अफसर की राय पुनः बदल गई। फिर क्षेत्रीय कार्यालय जाने का सुझाव। बीच में छुट्टी के दिन, कभी टोकन हड़ताल, कानून के तौर पर काम, ये सब गुजरे। सिर्फ मेरे बारे में प्रगति अवश्य तनिक भी न हुई। मुझे खुद याद नहीं है कि जिला कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और परिवार के वकील का कार्यालय, इन सारी जगहों पर मैं कितनी बार गया था। ऊट पटांग बातें कहकर टाल मटोल करते करते नौकरी में दाखिला होने का अंतिम दिन भी आ गया। मेरी उत्कंठा, घबराहट और व्याकुलता का ख्याल न करके वकील ने आश्वासन दिया कि हम अदालत में लड़ेंगे। भले ही वकील की बातों से मुझे हौसला मिला, तथापि कानून की तकनीकी अड़चनों की झंझटें मुझे तहस नहस कर रही थी। अंत में मैंने क्षेत्रीय कार्यालय के अफसर से सविनय निवेदन किया। इस बार वे कुछ झुंझला उठे। ये सब कानून है न? कानून को हाथ में उठाने का हक किसको मिला है? तुम होशियार हो, युवक हो। मैंने सोचा था कि तुम्हें इन सारी बातों की समझदारी होगी। अगर इस मामले में कुछ शिकायत है तो विभागाध्यक्ष के जरिए सरकार को लिखो। देख लेंगे सरकार का फैसला क्या होगा। उधर से तसल्ली की बातें खोजकर मैं वकील के पास ही आया। परिवार के वकील पहले के समान मुझे आश्वासन देते रहे। उन्होंने कहा कि कल ही सरकार के खिलाफ एक बाण छोड़ेंगे, एक अर्जी ड्राफ्ट करेंगे। उन्होंने मुझे सुनाया भी। मुझे लगा इस बार मेरी मुसीबत सरकार समझ लेगी। जिला और क्षेत्रीय अफसरों को चेतावनी देकर मेरी समस्या को सरकार हल कर देगी, किंतु उसका परिणाम अत्यंत क्रूर था। सरकार के जवाब में व्यक्त किया गया था कि मेरे सारे इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। सरकारी आदेश के तहत उन कार्यालयों में मेरे जाने के सबूत नहीं हैं।
यह जवाब पढ़कर मेरा मन टूट गया। अब मैं जानता हूँ कि अब एक दूसरी नौकरी की तलाश व कोशिश की ऊर्जा मेरे पास नहीं है। अब हमारे परिवार के वकील बताते हैं कि कभी कभी कानून बेबस बनते हैं। व्यक्तियों की अयुक्तिपूर्ण विडंबनाओं की पहरेदारी करने की हालत भी कानून के सामने आएगी। थैंक यू। और इसे डॉक्टर आरसू ने अनुवाद किया है। थैंक यू सो मच।